हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 15.1 में से सम नंबर 17 से 25 तक। तो सम नंबर 17 की स्टेटमेंट है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। टोटल 20 बल्ब्स हैं जिनमें से 4 डिफेक्टिव हैं। इसका मतलब है कि 16 बल्ब्स ऐसे होंगे जो कि नॉन डिफेक्टिव हैं। आगे कहा गया है कि वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो उन 20 बल्ब में से एक बल्ब को निकाला गया और हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो एक डिफेक्टिव बल्ब होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स इक्वल्स टू 20। नाउ टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इक्वल्स टू 4। ये हमें स्टेटमेंट में गिवन था और हमें डिफेक्टिव बल्ब की ही प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विच इज इक्वल टू 4/20, जिसको सिंप्लीफाई करके हम 1/5 भी लिख सकते हैं। अब आगे इसके सेकंड पार्ट में कहा गया है कि सपोज दैट द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट पार्ट इज नॉट डिफेक्टिव, कि ये मानकर चलिए कि फर्स्ट पार्ट में जो बल्ब निकाला गया है वो नॉट डिफेक्टिव, यानी कि वो डिफेक्टिव नहीं था, यानी कि वो अच्छा बल्ब था, वो सही काम कर रहा था। एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और उस बल्ब को निकालने के बाद वापस उन्हीं 20 बल्ब में नहीं रखा गया। इसका मतलब यह है कि पहले वहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ बल्ब थे वो थे 20, बट उनमें से एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब को निकालकर अलग रख दिया। तो इस तरह से अब टोटल नंबर ऑफ जो बल्ब वहाँ पर है वो है 19। और हमें ये बताना है कि नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, और बाकी जो बल्ब यानी कि जो 19 है अब उनमें से एक बल्ब निकाला गया। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब होगा। तो आप देख सकते हो कि पहले हमारे पास टोटल 20 बल्ब थे जिनमें से 4 थे डिफेक्टिव, यानी कि 16 बल्ब नॉन डिफेक्टिव थे। अब उन 20 में से एक बल्ब को निकालकर अलग रख दिया गया, यानी कि टोटल बचे हैं 19, और जो बल्ब निकाला गया है वो एक नॉन डिफेक्टिव था, यानी कि वो एक सही बल्ब था। तो इसका मतलब है कि अब उस 19 में 15 बल्ब ऐसे हैं जो कि नॉन डिफेक्टिव हैं। तो और नॉन डिफेक्टिव की ही प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, तो ये हो जाएगा 15/19। बट इसको लिखने के लिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि रिमेनिंग टोटल नंबर ऑफ बल्ब इक्वल्स टू 19 and remaining total number of non-defective bulb is 16 minus 1, यानी कि 15. So probability of getting a non-defective bulb equals to 15/19. Now sum number 18. A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. एक बॉक्स के अंदर टोटल 90 डिस्क हैं जिनके ऊपर 1 से 90 तक के नंबर्स लिखे गए हैं। If one disc is drawn out at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square number, a number which is divisible by 5. तो अब सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि 1 से लेकर 90 तक कितने नंबर ऐसे हैं जो कि 2 डिजिट्स वाले होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि 1 से 9 तक जितने भी नंबर हैं वो सभी 1 डिजिट के होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद जो नंबर्स स्टार्ट होते हैं 10 11, ये सभी होंगे 2 डिजिट्स के नंबर। तो इस तरह से 90 में से अगर हम ये पहले 9 नंबर्स हटा दें, यानी कि 90 में से अगर हम 9 को माइनस कर दें तो 81 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि 2 डिजिट्स वाले नंबर हैं, यानी कि 10 से लेकर 90 तक के जितने भी नंबर्स हैं वो सभी 2 डिजिट्स के ही हैं, और ये टोटल 81 नंबर्स हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिस्क इक्वल्स टू 90। नाउ फॉर द फर्स्ट पार्ट, टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स बिटवीन 1 एंड 90 इज 81, कि 1 से 90 के बीच में 2 डिजिट वाले 81 नंबर्स होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भी था। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर, तो उन्हीं नंबर की प्रोबेबिलिटी के लिए हम लिख सकते हैं 81/90, जिसको सिंप्लीफाई करके आप 9/10 भी लिख सकते हो। बट इसी के साथ 81/90 से पहले आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी लिखना होगा जो बाकी सभी सम्स में हमने यूज़ किया है, विच इज़ न्यूमरेटर में हम लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स।
अब इसी के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 1 से 90 तक के परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और सबसे लास्ट में 81। क्योंकि 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 का स्क्वायर 81। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 90 तक टोटल 9 नंबर्स ऐसे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/90, जिसको हम सिंप्लीफाई करके 1/10 भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसी में हमें बताना है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 1 से लेकर 90 तक ऐसे नंबर्स जो कि 5 से डिविजिबल हों, यानी कि 5 से डिवाइड हो सकते हों। तो उनमें से सबसे पहले तो आता है 5, उसके बाद 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड अप टू 90। तो ये सारे के सारे नंबर 5 से डिविजिबल हैं और आप इनको काउंट कर सकते हो कि ये जितने भी नंबर्स हैं आप इनको काउंट करके देख सकते हो, ये हैं 18 नंबर्स। यानी कि 1 से लेकर 90 तक ऐसे 18 नंबर्स हैं जो कि 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटी को हम लिख देंगे 18/90, जिसको सिंप्लीफाई करके 1/5 भी लिखा जा सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट सम विच इज सम नंबर 19। अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेसेस शोज द लेटर्स एज गिवन बिलो। तो जैसे कि आपको पता है कि डाई के ऊपर तो 1 से 6 तक के नंबर्स लिखे होते हैं, बट यहाँ पर कहा गया कि उस डाई के ऊपर अल्फ़ाबेट्स जो हैं ABCDE एंड A, यानी कि ये 6 लेटर्स लिखे हुए हैं। और अगर इसको थ्रो किया जाए तो हमें ये बताना है कि इस डाई के ऊपर A आएगा या फिर इसके ऊपर D आएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि डाई के टोटल 6 फेसेस होते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑन द डाइस इक्वल्स टू 6। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो A, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, वो इसमें से 2 फेसेस पर लिखा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग A ऑन इट इक्वल्स टू 2। तो इस तरह से जो A की प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 2/6, जिसे आप सिंप्लीफाई करके 1/3 भी लिख सकते हो। बट इससे पहले भी आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखना होगा कि न्यूमरेटर में हम लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी D की। तो आप देख सकते हो कि इन 6 फेसेस में से केवल एक ही फेस ऐसा है जिसके ऊपर D लिखा हुआ है। सो टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग D ऑन इट इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से D की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी केवल 1/6। नाउ सम नंबर 20। Suppose you drop a die at random on the rectangular region shown in the given figure। आप देख सकते हो कि एक रेक्टेंगल आपको गिवन है जिसकी लेंथ है 3 मीटर एंड ब्रेड्थ है इसकी 2 मीटर। और अगर हम इसके ऊपर एक डाई को ड्रॉप करते हैं, गिराते हैं, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विथ डायमीटर 1 मीटर। तो हमें ये बताना है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो डाई हम इसके ऊपर गिराएंगे वो यहाँ पर इस सर्कुलर रीजन में ही गिरेगी। और इस सर्कल का डायमीटर है 1 मीटर, दैट मीन्स कि इसकी रेडियस हो जाएगी 1/2 मीटर। सो नाउ अब यहाँ पर इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कि वो डाई उस सर्कल के अंदर ही गिरेगी, हमें यहाँ पर लिखना होगा न्यूमरेटर में हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। बट उससे पहले हमें इन दोनों के एरियाज को फाइंड आउट करना होगा। तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन्स 3 × 6, 3 × 2 यानी कि 6 स्क्वायर मीटर। नाउ एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 1 मीटर। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। यहाँ पे उसका डायमीटर 1 है, मीन्स उसकी रेडियस हो जाएगी 1/2। तो जब हम 1/2 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 1/4 एंड पाई को 1/4 से मल्टीप्लाई करने पर हम लिख सकते हैं π/4। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल, की जो डाई है वो सर्कल के अंदर ही गिरेगी, इसके लिए हमें न्यूमरेटर में लिखना होगा एरिया ऑफ सर्कल एंड डिनोमिनेटर में हमें लिखना होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
तो सर्कल का एरिया अभी हमने फाइंड आउट किया है विच इज़ π/4 एंड रेक्टेंगल का एरिया इज 6। तो π/4 डिवाइड बाय 6, तो यहाँ पर जो 6 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ और ये आ जाएगा π/24। इसके बाद है सम नंबर 21। अ लोट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स विच इज ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। तो कहा गया है कि 144 पेन्स में से 20 पेन डिफेक्टिव हैं। इसका मतलब ये होगा कि 124 पेन वहाँ पर नॉन डिफेक्टिव होंगे। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज़ गुड। तो नूरी कोई लड़की है, वो उस पेन को केवल तभी खरीदेगी अगर वो पेन सही होगा। बट विल नॉट बाय इफ इट इज़ डिफेक्टिव। बट अगर वो पेन डिफेक्टिव होगा तो वह उस पेन को नहीं खरीदेगी। आगे कहा गया है द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स टू हर। तो शॉपकीपर ने उनमें से उन 144 पेन्स में से एक पेन को उठाया और उस लड़की को दे दिया। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट और शी विल नॉट बाय इट। तो वह उस पेन को तभी खरीदेगी अगर वो पेन सही होगा। तो 144 टोटल पेन है जिनमें से 20 है डिफेक्टिव, तो 124 हो जाएंगे नॉन डिफेक्टिव। यानी कि नॉन डिफेक्टिव पेन्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 124 डिवाइड बाय 144। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ पेन्स इज 144, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स इज 20, टोटल नंबर ऑफ गुड पेन्स यानी कि नॉन डिफेक्टिव पेन 144 minus 20 is 124. So probability of getting a good pen is 124 divided by 144. बट इससे पहले आप लिखोगे फॉर्मूला कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, और इसको सिंप्लीफाई करके आप 31/36 भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि नूरी के उस पेन को खरीदने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 31/36। और आगे सेकंड पार्ट में हमें इसी का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वह उस पेन को परचेज नहीं करेगी। तो 31/36 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 में से। इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लेंगे एलसीएम, देन 36 की मल्टीप्लाई 1 से एंड -31, तो इनको सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 5/36। तो अब इसके बाद सम नंबर 22 जिसकी स्टेटमेंट है 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। तो बुक में अगर आप इस सम की स्टेटमेंट देखोगे तो वहाँ पर आपको रेफरेंस दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 13 का, और एग्जाम्पल नंबर 13 में ही ये कहा गया है कि 2 डाइस हैं जिनमें से एक है ब्लू कलर की और एक है ग्रे कलर की। उन दोनों को एक ही टाइम पर थ्रो किया गया। तो जैसे कि आप जानते हो कि अगर आप एक डाई को थ्रो करते हो तो उसके ऊपर 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। बट अगर आप 2 डाइस को एक साथ थ्रो करते हो तो पहली डाई के ऊपर भी 6 नंबर, दूसरी डाई के ऊपर भी 6 नंबर, यानी कि 6 × 6। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया जाए तो जो वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो हो जाएंगे 36। आप उनको इस तरह से लिख सकते हो कि हो सकता है पहली वाली डाई पर नंबर आ जाए 1 और दूसरी डाई पर भी नंबर आ जाए 1, या फिर पहली डाई पर नंबर 1 के साथ दूसरी डाई के ऊपर नंबर 2, या फिर 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6, यानी कि पहली डाई के ऊपर नंबर रहे 1 और दूसरी डाई के ऊपर 1 से 6 तक का कोई भी नंबर आए। बट ऐसे भी हो सकता है कि पहली डाई के ऊपर ही नंबर आ जाए 2 और दूसरी डाई के ऊपर 1 से 6 तक का कोई भी नंबर आ जाए। तो इसमें हम लिख सकते हैं 2 1, 2 2, 2 3, इसके बाद 2 4, 2 5 एंड लास्ट में 2 6। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पहली वाली डाई के ऊपर नंबर आ जाए 3 और दूसरी वाली डाई के ऊपर अब फिर से वही कि 1 से लेकर 6 तक का कोई भी नंबर हो, यानी कि 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और सबसे लास्ट में हम इसमें लिख सकते हैं 3 6 को। बट इसमें ऐसे भी होगा कि पहली वाली डाई के ऊपर नंबर आ जाए 4 और दूसरी वाली डाई के ऊपर 1 से लेकर 6 तक का कोई भी नंबर, या फिर पहली वाली डाई के ऊपर नंबर आ जाए 5 और दूसरी वाली डाई के ऊपर 1 से लेकर 6 तक का कोई भी नंबर, या फिर पहले वाली डाई के ऊपर ही नंबर आ जाए 6
और दूसरी वाली डाई के ऊपर 1 से लेकर 6 तक का कोई भी नंबर। तो इस तरह से टोटल 36 एलिमेंट्स यानी कि टोटल 36 आउटकम्स यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि 1 से लेकर 16 ये टोटल 6 आउटकम्स हो गए। 2 से लेकर 26, 3 से लेकर 36, 4 से लेकर 46, 5 से 56 और 6 से 66। तो इस तरह से टोटल 6 आउटकम्स यहाँ पर हर एक लाइन के अंदर आ रहे हैं और ये टोटल 6 लाइंस हैं। तो यानी कि 6 × 6 यानी कि 36 आउटकम्स इस एक्सपेरिमेंट के हो जाएंगे। अब हमें कहा गया है कि राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो एक टेबल हमें यहाँ पर दी गई है जिसका फर्स्ट कॉलम है इवेंट सम ऑफ 2 डाइस, कि 2 डाइस के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उनका सम। तो अभी हमने देखा कि दोनों डाई के ऊपर जो छोटे से छोटा नंबर होगा वो आ सकता है 1,1 यानी कि फर्स्ट डाई पर भी 1 और दूसरी डाई के ऊपर भी 1 और इन दोनों का जो सम होगा वो हो जाएगा 2। और दोनों ही डाई के ऊपर जो मैक्सिमम नंबर आ सकता है वो है 6,6 और इन दोनों का सम हो जाएगा 12। यानी कि अगर हम 2 डाइस को एक साथ टॉस करते हैं, थ्रो करते हैं और उनके ऊपर जो नंबर्स आएंगे अगर हम उन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका सम 2 से लेकर 12 तक हो सकता है। तो हमें यहाँ पर इन्हीं नंबर्स के लिए प्रोबेबिलिटीज़ को लिखना है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट टू गेट द सम एज 2, कि उन दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आएगा उन दोनों का सम 2 तब होगा जब पहली डाई के ऊपर भी 1 आए और दूसरी डाई के ऊपर भी 1 आए। यानी कि इस तरह से केवल एक ही आउटकम ऐसा है जिनमें नंबर का सम हमें मिलता है 2। इसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं टू गेट द सम एज 3, यानी कि अगर हमें उन दोनों डाई के ऊपर जो नंबर आए हैं उनका सम अगर हमें चाहिए 3 तो उसके आउटकम्स हो जाएंगे 2,1 एंड 1,2, क्योंकि इन दोनों ही केसेस में इन नंबर्स का जो सम है वो 3 के इक्वल है। इसी तरह से अगर हमें उनका सम चाहिए 4 तो उसमें आउटकम्स होंगे 3,1, 1,3 एंड 2,2। सम 5 के लिए हमें वहाँ पर आउटकम्स लेने होंगे 4,1, 1,4, 2,3 एंड 3,2। इसके बाद अगर हमें चाहिए उनका सम 6 तो यहाँ पर आउटकम्स होंगे 5,1, 1,5, 2,4, 4,2 एंड 3,3। अगर हमें चाहिए उनका सम 7 तो उनके लिए हमें आउटकम्स लेने होंगे 6,1, 1,6, 2,5, 5,2, 3,4 एंड 4,3। इसी तरह से 8 के लिए आउटकम्स चाहिएंगे 6,2, 2,6, 3,5, 5,3 एंड 4,4। 9 के लिए आउटकम्स होंगे 3,6, 6,3, 4,5, 5,4। 10 के लिए आउटकम्स होंगे 4,6, 6,4, 5,5। 11 के लिए आउटकम्स होंगे 5,6, 6,5 और 12 के लिए केवल एक ही आउटकम होगा 6,6 का। तो अब यहाँ पर इन सभी आउटकम्स को काउंट करके हम इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को लिख सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि टोटल आउटकम्स होंगे 36, जिनमें से 2 के लिए केवल एक ही आउटकम आया है विच इज़ 1,1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36, जिसको हम यहाँ पर टेबल में इस तरह से लिख सकते हैं। फिर अगर हम काउंट करें 3 के आउटकम्स को तो ये है 2, तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/36, तो जिसको हम टेबल में लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से 2/36, या फिर आप इसको आगे सिंप्लीफाई करके 1/18 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट 4 के लिए जो आउटकम है वो है 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लिख देंगे 3/36। फिर इसी तरह से सभी नंबर्स के लिए 5 के लिए जो आउटकम्स हम काउंट करेंगे तो वो यहाँ पर होंगे 4, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/36। इसके लिए प्रोबेबिलिटी तो इसके आउटकम्स 5 हैं तो यहाँ पर 5/36। इसके आउटकम्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36। इसी तरह से 8 के आउटकम्स हैं 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/36। 9 के आउटकम्स हैं 4, तो इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/36। 10 के आउटकम्स हैं 3, तो ये हो जाएगा 3/36। इसी तरह से फिर आगे 11 के लिए केवल 2 ही आउटकम्स हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/36,
और 12 का केवल एक ही आउटकम है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस टेबल को कंप्लीट कर दिया है। अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा गया है, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। आप यहाँ पर टेबल में भी काउंट कर सकते हो, 2 से लेकर 12 तक जो हैं वो टोटल 11 नंबर्स हैं। यानी कि यहाँ पर एक स्टूडेंट ने कहा कि इसके अगर टोटल 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं तो वहाँ पर हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए थी। अब हमें ये बताना है कि क्या हम उसकी इस बात से एग्री करते हैं या नहीं। तो अभी हमने देखा कि जो अलग अलग नंबर्स यहाँ पर हैं 2, 3, 4, 5, 6, उनके लिए जो आउटकम्स आए हैं तो हर एक के लिए नंबर ऑफ आउटकम्स डिफरेंट हैं। जैसे कि इसके लिए आउटकम केवल 1 है, इसके लिए आउटकम्स 2 हैं, इसके लिए आउटकम्स 3 हैं। तो ये जो इवेंट्स हैं वो इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं हैं, इसलिए सभी की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं होगी। आप देख सकते हो टेबल में कि यहाँ पर सभी की प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट लिखी है। सो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच ऑफ दीज सम्स विल नॉट बी 1/11 एज दीज सम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। तो एक गेम है जिसके अंदर एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया जाएगा एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, और हर बार जो भी आउटकम होंगे उनको नोट किया जाएगा। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। तो एक लड़का है जो उस गेम को खेल रहा है, तो अगर रिजल्ट सेम हो यानी कि उस कॉइन को जब 3 टाइम टॉस किया गया है तो अगर तीनों बार हेड आ जाए या तीनों ही बार टेल आ जाए तो वो उस गेम को जीत जाएगा, अदरवाइज वो उस गेम को हार जाएगा। सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो हमें उस हनीफ के उस गेम में हारने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका सैंपल स्पेस, यानी कि उन सभी एलिमेंट्स को जो इस एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो अगर आप उस कॉइन को टॉस करते हो 3 टाइम्स तो हो सकता है वहाँ पर तीनों बार हेड आ जाए, या हो सकता है उसके ऊपर तीनों बार टेल्स आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर 2 हेड और 1 टेल आ जाए। बट इनको भी हम अलग अलग ऑर्डर में इस तरह से लिख सकते हैं कि हो सकता है कि पहले दोनों बार में हेड और तीसरी बार में टेल, या फिर फर्स्ट और थर्ड टाइम में हेड आए और दूसरी बार में टेल आए, या पहली ही बार में टेल आ जाए और दूसरी और तीसरी बार में आ जाए हेड, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वहाँ पर केवल 1 हेड हो और 2 टेल्स हो। तो उनको भी अलग अलग ऑर्डर में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वो जो 1 हेड होगा या तो वो तीसरे नंबर पर आ सकता है, या फिर दूसरे नंबर पर, या फिर पहले ही नंबर पर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब भी एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया जाएगा तो उसके टोटल आउटकम्स जो होंगे वो 8 आउटकम्स होंगे। सो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू 8 एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि उसके गेम में जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो केवल 2 ही आउटकम्स में है, या तो उन तीनों बार हेड आए या तीनों बार टेल आए। तो उसके गेम में जीतने की प्रोबेबिलिटी तो हो जाएगी 2/8, जिसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 1/4। बट हमें फाइंड आउट करना था हनीफ के उस गेम में हारने की प्रोबेबिलिटी, तो हम 1 में से उस 1/4 को, यानी कि 1 में से हम उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 1 - 1/4, और जब एलसीएम लेकर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, जिसकी स्टेटमेंट है अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, कि किसी डाई को 2 बार टॉस किया गया। तो अगर आप 2 अलग अलग डाइस को एक बार थ्रो करते हो या एक ही डाई को 2 बार थ्रो करते हो तो जो सैंपल स्पेस वहाँ पर बनेगा, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो दोनों ही केसेस में इक्वल आएंगे। कि अगर आप एक डाई को 2 बार थ्रो कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपके जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो 6 × 6 यानी कि 36 ही होंगे। कि आप इसमें पहले तो लिखोगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरह से फिर यही सब हमें लिखना होगा 2 1 से लेकर 2 6 तक। देन इसके बाद हमें इनको लिखना होगा 3 1 से लेकर
3 6 तक, उसके बाद 4 1 से लेकर 4 6 तक, देन 5 1 से लेकर 5 6 तक, और सबसे लास्ट में 6 1 से लेकर 6 6 तक। तो इस तरह से ये टोटल आप देख सकते हो कि हर एक लाइन में 6 आउटकम्स हैं और टोटल 6 लाइंस यहाँ पर बनेगी। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 इंटू 6 यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36 हो जाएंगे। तो हमें इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कि जो हमने डाई को 2 बार थ्रो किया है तो उनमें से 5 किसी भी बार में नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए जब हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए आप देख सकते हो कि हम इसके अपोजिट इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। और इसका अपोजिट इवेंट ये होगा, जैसे कि हमें तो फाइंड आउट करना है इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कि 5 ना आए, तो इसका अपोजिट इवेंट क्या होगा कि 5 आ जाए। तो 5 यानी कि हमें ये देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे आउटकम्स हैं जहां पर 5 आता है। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। एक तो 5 की पूरी लाइन जो 5 1 से लेकर 5 6 तक की लिखी गई है। उसके बाद 1 1 से 1 6 की लाइन में 1 5, फिर 2 वाली लाइन में 2 5, 3 वाली लाइन में 3 5, 4 वाली लाइन में 4 5 एंड 6 वाली लाइन में 6 5। और आप काउंट कर सकते हो कि ये टोटल 11 आउटकम्स हैं। तो अब यहाँ पर इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 11/36, यानी कि उन डाई के ऊपर 5 आने की प्रोबेबिलिटी 11/36 है, बट हमें बताना था 5 के ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो इसलिए अब हम इस 11/36 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। Probability of the event that 5 will not come up either time is equal to 1 minus 11/36। और इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लेंगे एलसीएम 36 की मल्टीप्लाई 1 से एंड देन माइनस 11। तो 36 माइनस 11 इज 25 एंड डिवाइड बाय 36। तो ये उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है जब हमें कहा गया है कि 5 किसी भी बार में नहीं आना चाहिए। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कि 5 जो है वो कम से कम एक बार तो जरूर आना चाहिए, चाहे एक से ज़्यादा बार भी आ जाए। एटलीस्ट का यही मतलब है कि कम से कम एक बार तो जरूर आना चाहिए, चाहे एक से ज़्यादा बार। एक से ज़्यादा बार यानी कि जैसे हमें पता है कि डाई को 2 बार थ्रो किया गया है, तो जो 5 है वो एक बार भी आ सकता है और एक से ज़्यादा मीन्स 2 बार भी आ सकता है। तो उसके लिए हम उन्हीं आउटकम्स को काउंट कर लेंगे जो फर्स्ट पार्ट में हमने लिखे थे कि 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 1 5 2 5 3 5 4 5 एंड 6 5। तो ये सभी तो वो इवेंट है जहाँ पर 5 एक बार आया, बट हमें कहा गया था कि एटलीस्ट वंस, यानी कि कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, चाहे एक से ज़्यादा बार यानी कि चाहे 2 बार भी आ जाए। तो इस 5 को भी इसमें काउंट कर लिया जाएगा। तो ये टोटल 11 आउटकम्स थे। तो इसलिए हम लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ केसेस व्हेन 5 कैन कम एटलीस्ट वंस इक्वल्स टू 11। तो इसलिए इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 11/36। इसके बाद है सम नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। कुछ स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं और हमें ये बताना है कि वो करेक्ट हैं या नहीं हैं। तो फर्स्ट है, इफ 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes, कि अगर 2 coins को एक साथ टॉस किया जाए तो वहाँ पर 3 आउटकम्स होंगे। पहला तो है कि दोनों के ऊपर हेड आ जाए, दूसरा है कि दोनों के ऊपर टेल आ जाए, और तीसरा है कि दोनों में से एक एक यानी कि एक के ऊपर हेड और एक के ऊपर टेल आ जाए। तो देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दिस आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। तो हर एक आउटकम के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/3 होगी। तो हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। तो आप देख सकते हो कि अगर आप 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हो तो उनमें से दोनों के ऊपर हेड का आना यानी कि H और H, उनमें से दोनों के ऊपर टेल्स का आना यानी कि T और T,
और उनके ऊपर वन ऑफ ईच, यानी कि एक के ऊपर हेड और एक के ऊपर टेल। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। हो सकता है पहले कॉइन के ऊपर हेड और दूसरे कॉइन के ऊपर टेल्स आ जाए, या फिर पहले कॉइन के ऊपर टेल और दूसरे कॉइन के ऊपर हेड आ जाए, क्योंकि आप देख सकते हो कि इन दोनों ही केसेस में एक कॉइन के ऊपर हेड है और एक कॉइन के ऊपर टेल है। तो टोटल 4 आउटकम यहाँ पर बने हैं, एक हेड हेड, एक टेल टेल और फिर है हेड टेल और टेल हेड। तो अगर आप फाइंड आउट करते हो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी, तो इसका केवल एक ही आउटकम है, ये हो जाएगा 1/4। अगर आप फाइंड आउट करते हो 2 टेल्स की प्रोबेबिलिटी, तो इसका भी एक ही आउटकम है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। बट अगर आप फाइंड आउट करते हो वन ऑफ ईच की प्रोबेबिलिटी, तो इसके 2 आउटकम है, ये हो जाएगा 2/4, जिसको सिंप्लीफाई करके हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर सभी की जो प्रोबेबिलिटीज है वो 1/4, 1/4 एंड 1/2 इस तरह से आई है। बट स्टेटमेंट में हमें कहा गया था कि उनकी प्रोबेबिलिटीज होगी 1/3, तो इसका मतलब है कि वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट व्हेन 2 coins are tossed, the possible outcomes are HH, HT, TH and TT. It can be observed that there can be one of each in 2 possible ways, H, T and TH. यानी कि अगर हम इस इवेंट की बात करें कि एक कॉइन पर हेड और एक कॉइन पर टेल, तो उसके 2 आउटकम्स इस तरह से हो सकते हैं। Therefore, the probability of getting 2 head is 1/4, probability of getting 2 tail is 1/4 and probability of getting one of each is 1/2। अभी जैसे आपको बताया भी था कि वो 2/4 होगा, जिसको सिंप्लीफाई करके आप 1/2 लिख सकते हो। And it can be observed that for each outcome the probability is not 1/3। तो इनमें से किसी भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब इसी का सेकंड पार्ट, इफ अ डाई इज थ्रोन, अगर एक डाई को थ्रो किया जाए, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ओड नंबर और एन इवन नंबर। तो जैसे कि आपको पता है कि डाई के ऊपर टोटल 6 नंबर्स होते हैं, जिनमें से ओड नंबर है 1, 3 एंड 5 एंड इवन नंबर उसमें होते हैं 2, 4 एंड 6। तो इस तरह से 3 नंबर ओड हैं और 3 ही नंबर इवन हैं। ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6 एंड इवन नंबर की भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6, और इन दोनों को ही सिंप्लीफाई करके 1/2 लिखा जा सकता है। और यही हमें स्टेटमेंट में कहा भी गया है कि देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर इज 1/2, कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/2 होगी। तो यानी कि ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। व्हेन अ डाइस इज थ्रोन द पॉसिबल आउटकम्स आर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। आउट ऑफ दीज 1, 3 एंड 5 आर ओड and 2, 4 and 6 are even numbers. Therefore, the probability getting an odd number, यानी कि इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/6 हो जाएगी, जिसको सिंप्लीफाई करके 1/2 आ जाएगा। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो ये थे एक्सरसाइज 15.1 के सम नंबर 17 से 25 तक, और इसी तरह से हमने एक्सरसाइज 15.1 को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15.2 को। तब तक आप इस एक्सरसाइज के सभी सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।